स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजन सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में, जैसा कल वाली वीडियो हम लोगों ने देखा कि उसमें स्वर भेद का जो हम लोगों ने आधार पढ़ा, वो प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद पढ़ा। वास्तव में जो स्वर भेद के आधार है वो 4 भेद है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा काल के आधार पर, तीसरा प्रयत्न के आधार पर, और जो चौथा इसका आधार है वो चौथा आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। तो आज हम लोग उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर यदि स्वर भेद की बात करें तो आपको पता है कि मुख्य रूप से जो उच्चारण स्थान है वो 5 माने गए। कितने माने गए हैं? 5। यानी मुख्य उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो कितनी है? 5। कौन कौन सी है? तो ये चीजें एकदम क्रमागत हैं। क्या है? क्रमागत है। जैसे सबसे पहले आता है कंठ। क्या आता है? कंठ। कंठ के बाद में आता है तालु। तालु के बाद में आता है मूर्धा। उसके बाद में आता है दंत, और दंत के बाद में जो आता है उसे हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। तो ये आपके मुख्य उच्चारण स्थान है जिनकी संख्या कितनी है? 5। और ये चीजें क्रमागत हैं। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद में ओष्ठ। वैसे मैंने इसको एक ट्रिक बेसिस पर भी आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया था। पहली बार जो क्लासें हमारी ऑफलाइन की क्लासें चल रही थी उस समय मैंने आपको इसका एक ट्रिक भी बताया था। अगर वो ट्रिक ध्यान में है तो भी आप इनके क्रम को बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। मैंने आपको बता रखा था इसकी जो ट्रिक है वो है कचोटता प्रेम। अब इसमें सबसे पहले का वर्ग आएगा, फिर चा वर्ग आएगा, फिर टा वर्ग आएगा, उसके बाद में ता वर्ग आएगा और लास्ट में पा वर्ग आएगा। अर्थात यहां हम लोग स्वर भेद तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर स्वर भेद के साथ साथ हम इसमें व्यंजन वर्णों के भी उच्चारण स्थान को व्यवस्थित करना चाहेंगे तो इसी क्रम में यहां यदि हम लिख देते हैं तो 25 आपके व्यंजन भी व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है। स्वरों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग स्वर भेद ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो कल वाली वीडियो जो बनाई थी उस वीडियो के अंतर्गत मैंने देखा था कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें हमसे ये कहा जा रहा था कि सर जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्रम क्या होता है, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है वो बताया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको पहले तो स्वर बताएंगे और स्वर के बाद में व्यंजन वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या होता है उन उच्चारण स्थानों को हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्वर के उच्चारण स्थानों की स्थिति क्या है उसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें आएगा, देखिए इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो हिंदी है, हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु होता है जिसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं होता है कि आपको खूब ढेर सारा उसमें उच्चारण स्थान को रटना है ना। रटने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, देखिए एकदम क्रम से ही लिखा गया है। सबसे पहले क्या आता है? छोटा आता है, उसके बाद में बड़ा आता है। ठीक है। उसके बाद में छोटी ई आता है, उसके बाद में बड़ी ई आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए इसे अगर इसके उच्चारण की हम स्थिति को समझें तो छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई नहीं होता है। वास्तव में होता क्या है? अ आ ई। लेकिन ये छोटा आ और बड़ा आ कहने का कारण क्या है? आपको खूब अच्छे से पता है कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चों को जब भी हम शिक्षा किसी भी भाषा की देते हैं तो मातृभाषा का सहारा लेते हुए देते हैं। इसलिए उनमें अभी समझ पाने की उतनी क्षमताएं नहीं होती है कि वो आ में छोटा और बड़ा आ की स्थितियों को समझ सके। इसलिए उनको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ के साथ इनका उच्चारण करते हैं। इंटरव्यू टाइम में अगर यही आपसे उच्चारण करने के लिए कह दिया जाएगा तो आप कभी भी छोटा आ या बड़ा आ नहीं कहेंगे। उस समय आपको क्या कहना होगा? अ आ ई।
ठीक है। लेकिन आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को समझा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में हमारे यहां एक वर्ण आता है स्वर श्रृंखला में, जिसे हम कहते हैं री वर्ण, री आता है। संस्कृत में इसमें ली भी आता है, किंतु ली वर्ण हिंदी वर्णमाला श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हम लोग ली वर्ण की चर्चा नहीं करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो हमारे यहां जो स्वर श्रृंखलाएं हैं, जो 11 स्वर वर्ण होते हैं, उन 11 स्वर वर्णों में दंत वर्ण कोई भी नहीं है, दंत वर्ण कोई भी नहीं है। हम लोग यहां पे ली वर्ण यहां रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। हम ओष्ठ वर्ण की बात करें तो ओष्ठ वर्ण में 2 वर्ण सम्मिलित होते हैं, एक तो छोटा ऊ और एक होता है बड़ा ऊ, ये वर्ण इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये मूल वर्ण श्रृंखला है। इसके अलावा इनसे बने हुए संयुक्त वर्ण बनेंगे, ठीक है, किनके किनके योग से बनेंगे और उनका उच्चारण स्थान क्या निर्धारित होगा वो समझने का विषय वस्तु है। अर्थात आपको पता है कि जब यह छोटा आ ये मिलता है छोटी ई से, तो निर्माण किसका करता है, तो ये निर्माण करता है ए का। ठीक, और जब इसी छोटा आ के साथ में, छोटा आ के साथ में यह ए मिलता है, तब निर्माण होता है किसका, अय का। किसका निर्माण होता है, अय का निर्माण होता है। ठीक है, और जब इसी छोटा आ के साथ में कौन मिलता है, ऊ मिलता है, तब निर्माण किसका होता है, तब निर्माण होता है ओ का। ठीक, किंतु जब इसी छोटा आ के साथ में क्या मिलता है, ओ मिलता है, तब निर्माण किसका होता है, औ वर्ण का निर्माण होता है। किसका, औ वर्ण का निर्माण होता है। तो निर्माण की प्रक्रिया से ही इसके उच्चारण स्थान को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखो छोटा आ और छोटी ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है, तो छोटा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। अर्थात इसका जो इन दोनों का उच्चारण स्थान बनेगा वो क्या बनेगा, कंठ तालु। ठीक है, अर्थात इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, कंठ तालु, कंठ तालु। और इनकी स्थितियों को समझना है तो ध्यान रहे, जब छोटा आ के साथ में छोटा ओ मिलता है तो निर्माण होता है ओ का, और छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है। अर्थात इन दोनों का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कंठ ओष्ठ। क्या बनेगा भैया, कंठोष्ठ। इन दोनों का उच्चारण स्थान जो हुआ वो हुआ कंठ ओष्ठ। अलग अलग करेंगे कंठोष्ठ, और अगर आप इसे संधि कर देते हैं तो इसे कंठोष्ठ ऐसे लिख सकते हैं, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ऐसे लिख सकते हैं। ये संधि युक्त पद बन गया है। ठीक है, और अगर आप अलग अलग करते हैं तो कंठ ओष्ठ होता, दोनों को आपने संयुक्त कर दिया तो कंठोष्ठ हो गया। ठीक है, अर्थात छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ, छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु, री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और स्वर वर्ण श्रृंखला में दंत वर्ण कोई भी नहीं होता है, और ओ से जो उच्चारित होता है वो, ये ओष्ठ से उच्चारण जो होता है वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का होता है, और इसमें ए और अय का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, और ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। चीजें समझ में आई। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि देखिए दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ये जो 2 वर्ण देख रहे हैं आप, ए अय और ओ औ का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, उच्चारण स्थान। अर्थात ये दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है और यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इनके उच्चारण स्थान के साथ साथ यह भी पेपर में प्रश्न बना हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है, यहां तक कि छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक
यानी कि टेट में भी पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया है, यहां तक कि टीजीटी तक की परीक्षा में पूछ लिया गया है कि वास्तव में ये जो ए वर्ण बना है या किन किन वर्णों के योग से बना है। अर्थात जब छोटा आ के साथ छोटी ई मिलता है तो निर्माण होता है ए का, और जब इस छोटा आ के साथ ए वर्ण मिलता है तो निर्माण होता है अय का। किसका निर्माण होता है? अय का। यह महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है क्योंकि इनका संयुक्त रूप हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, कुछ लोगों ये भ्रम की स्थितियां क्या बनती है, वो ये कह देते हैं कि छोटा आ के साथ छोटी मिलता है तो ए बन जाता है और छोटा आ के साथ में बड़ी मिलता है तो अय। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, वास्तविकता क्या है कि जब छोटा आ के साथ छोटी ई मिलता है तब ए बनता है, और जब इसी छोटा आ के साथ में ए मिलता है तो क्या बनता है? अय। ठीक यही स्थितियां यहां पर भी उत्पन्न होती हैं कि जब छोटा आ के साथ आपका ऊ मिलता है तब तो बनता है कि कौन बनता है? ओ बन जाता है। क्या बनता है? ओ। किंतु जब इसी छोटा आ के साथ में ओ मिलता है, ओ, तब ये निर्माण किसका करता है? औ का निर्माण करता है। यह महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अर्थात अभी तक की जो मेरी क्लासें रहीं, आज आपने छठी क्लास हम आपको दे रहे हैं, तो छठवीं क्लास के अंतर्गत आपने ध्यान में देखा होगा, इसके जो पहले वाली मेरी वीडियो आई, इसके पहले जो मेरी क्लासें चली, उन क्लासों के अंतर्गत मैंने आपको स्वर के विषय में विधिवत ढंग से चीजों को पढ़ा दिया है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लोग क्रमगत समझेंगे। जो भ्रम का विषय वस्तु है, इसमें दो भ्रम के विषय वस्तु हैं। एक भ्रम का जो विषय वस्तु बना, मैंने इसके पहले जो प्रयत्न के आधार पर आपको वर्गीकरण किया उसमें मैंने री वर्ण को सम्मिलित नहीं किया। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि री वर्ण को यहां जिसके पहले वाले जो प्रयत्न के आधार पर मैंने वर्गीकरण किया उसमें क्यों नहीं उसको सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग री के विषय में पढ़ेंगे कि री वर्ण की स्थिति क्या है, आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने उसे किस हिसाब से व्यवस्थित किया है, ठीक है, क्या माना है क्या नहीं माना है, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह वर्णों के विषय में। तो सबसे पहले री वर्ण के विषय में देखते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, री, और एक स्थिति इसकी पाई जाती है, ये एक बार नहीं वरन दो बार मुड़ जाता, ऐसे। ये हो गया री। इसे हम कहते हैं लघुरी। क्या कहते हैं? लघुरी। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग दीर्घरी। क्या कहते हैं भैया? दीर्घरी। ध्यान रहे, हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो हिंदी वर्णमाला है, उस हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इस लघु री का प्रयोग तो होता है, किंतु दीर्घ री का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है। तो फिर दीर्घ री का प्रयोग होता कहां है? तो दीर्घ री का प्रयोग केवल और केवल संस्कृत भाषा में होता है। कहां होता है? संस्कृत भाषा में होता है। हम लोग इससे कोई मेरा विशेष सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि इसका विषय वस्तु संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसका क्या कारण रहा। देखिए ये जो री वर्ण है, इसके उच्चारण की स्थिति, अगर मैं इसी री वर्ण को इस तरीके से लिख दूं, देखिए इनके उच्चारण की स्थिति अभी समझ लो, अभी से ही समझ लो। देखो इसे जब हम करते हैं री और इसे कहते हैं री, री री, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, वैसे री री। ये लघु री है इसलिए कम समय, ये दीर्घ री है इसलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा। री री, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो अब इसमें और इसमें अंतर आप कर पाएंगे? आप करके देखिए, बोल के देखिए। इसे भी आप क्या कहेंगे? री। इसे भी क्या कहेंगे? री। क्या दोनों में अंतर कर पाएंगे आप? नहीं। वास्तव में ये एक दोष है। कौन सा दोष है? वर्ण साम्यता दोष। वर्ण साम्यता दोष के कारण ही आप इन दोनों ही वर्णों के उच्चारण को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। दोष कौन सा है? वर्ण साम्यता दोष।
वर्ण साम्यता दोष। ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्ण साम्यता दोष के कारण ही आप इन दोनों ही वर्णों के उच्चारण में अंतर नहीं कर पाते। अच्छा, ये एक बात बता दें, ये प्रश्न आएगा कहां? ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत प्रश्न नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछेगा, जैसे सीटेट की परीक्षा के लिए आप हिंदी शिक्षण पढ़ते हैं ना, तो हिंदी शिक्षण में ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इन दोनों ही उच्चारणों में समानता दिख रही है, तो इसमें समानता का कौन सा कारण है, कौन सा दोष है? एक वर्ण साम्यता दोष होता है ना, एक लिप साम्यता दोष होता है। तो लिप साम्यता दोष आगे मैं आपको बताऊंगा कि लिप साम्यता दोष कब उत्पन्न हो जाता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये लिप साम्यता दोष नहीं वर्ण, ये क्या है? वर्ण साम्यता। अर्थात इन दोनों ही वर्णों के लिखने की जो स्थितियां हैं, अर्थात इनमें लिखने में एक जैसी, क्योंकि उच्चारण जब भी कर रहे हैं एक जैसा हो जा रहा है ना, तो इसमें वर्ण साम्यता दोष है। कैसा दोष है? वर्ण साम्यता दोष है। ठीक है, अच्छा ये चीजें अब इसमें देखिए, एक हिंदी के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी। क्या नाम है? भोलानाथ तिवारी। ये जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, ये भोलानाथ तिवारी जी ने इस रिवर्ण को, इस रिवर्ण का जो उच्चारण हो रहा है इस रिवर्ण की भांति हो रहा है, अतः उन्होंने इस रिवर्ण को स्वर श्रृंखला से हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। अर्थात यदि पेपर टाइम में आपसे पूछ लिया जाए, आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो जब आप रिवर्ण को सम्मिलित करते हो तो 11 होती है, और जब रिवर्ण को आप हटा दोगे तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अर्थात पेपर में एक प्रश्न कैसे बनेगा वो भी समझ लीजिए आप। आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या, ये प्रश्न पेपर में आया तो आपको क्या कहना होगा? कितनी संख्या आप बताओगे? 10 संख्या बताओगे। कितनी संख्या? 10। ये महत्वपूर्ण विषय वस्तु ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती, तब तो आपको 11 ही बताना है। किंतु अगर उसमें दे दे आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपको कितना बताना होगा? 10। क्यों बताना होगा? क्यों का मैंने आपको जवाब अभी दे दिया। क्योंकि आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ये मानते हैं कि इस री और इस री के उच्चारण में समानता है, अतः इस स्वर वर्ण का उच्चारण इस व्यंजन वर्ण की भांति हो रहा है, अतः उन्होंने इस स्वर वर्ण को स्वर माना ही नहीं है। एक प्रश्न यहां पे और बनता है कि री वर्ण को किन्होंने स्वर नहीं माना है? तो किन्होंने नहीं माना है? आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने नहीं माना है। और आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। कि अगर आपसे पूछे कि री वर्ण को स्वर किसने नहीं माना, तो आचार्य भोलानाथ तिवारी। और आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार इन स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ये भी आप लिख लीजिए, यहां पर ध्यान में रख लेंगे, नोट्स में बना लेंगे आप, कि री वर्ण को स्वर किसने नहीं माना? स्वर किसने नहीं माना? नहीं माना। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा आचार्य भोलानाथ तिवारी। ये आचार्य भोलानाथ तिवारी जी जो हैं, इन्होंने इस री वर्ण को क्या नहीं माना है? स्वर नहीं माना है। स्वर नहीं माना है। चीजें समझ में आई? 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पे समझना है। ठीक है,
इस री वर्ण और इस री वर्ण के उच्चारण की स्थिति एक जैसी हो रही है। इसमें दोष कौन सा है? वर्ण साम्यता दोष है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि री वर्ण को अर्थात इस री और इस री में समानता जो बताई गई है, क्योंकि देखिए ये स्वर है और ये क्या है? व्यंजन। तो इस स्वर वर्ण का उच्चारण इस व्यंजन वर्ण की भांति होता है, अतः आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने इस री वर्ण को स्वर नहीं माना है। ठीक है। आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार इन स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10। दो प्रश्नों का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न कि आचार्य भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी भैया? 10 है। कितनी है? 10 है। दूसरा जवाब, दूसरा प्रश्न है री वर्ण को स्वर किसने नहीं माना है? तो आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने इसे स्वर नहीं माना है। चीजें समझ में आई? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखेंगे अयोगवाह वर्णों के विषय में। किसके विषय में भैया? अयोगवाह वर्णों के विषय में। ठीक है। चलिए अयोगवाह वर्णों के विषय में बहुत ढेर सारे भ्रम मन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उन भ्रमों को दूर करते हैं, चीजों को व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण श्रृंखला में दो ही वर्ण आते हैं। एक तो आता है भैया अंग और एक आता है आह। ठीक है। ध्यान रहे, अगर ये दोनों के दोनों वर्ण, ध्यान से समझना, विषय वस्तु समझने का ये है भैया कि अगर ये दोनों के दोनों वर्ण एक साथ पेपर टाइम में आए ऐसे और आपसे पूछ ले गए कि ये क्या है, तो इनको हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह कहते हैं। एक बात और, लेकिन अगर अलग अलग पूछ ले, अगर केवल यही एक ही वर्ण दे, अंग, ठीक है, बताओ इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं भैया? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। अच्छा एक बात और, इसे अनुस्वार ही क्यों कहा गया? आप ये भी समझिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें नामकरण का आधार है। अगर इसे अनुस्वार कहा गया तो क्यों कहा गया? इसे विसर्ग कहा गया तो क्यों कहा गया? इसे अयोगवाह कहा गया तो क्यों कहा गया? नामकरण का आधार है। देखिए पहले जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी, उस भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 16 संस्कारों की चर्चा की गई थी। उन 16 संस्कारों में एक संस्कार होता था जिसे हम कहते हैं नामकरण संस्कार। तो बच्चे का जो नामकरण होता था, उस नामकरण का एक आधार हुआ करता था। ठीक है। बच्चों जो बच्चा है वो किस समय पैदा हुआ है, किस घड़ी पैदा हुआ है, किस मुहूर्त में पैदा हुआ है, उसके अंतर्गत उसके गुणों का अवलोकन किया जाता था और फिर उसका नामकरण किया जाता था। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राम का नाम राम पढ़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह परिपाटी बड़ी बदल चुकी है। नामकरण जो भी दिमाग में हमारे आता है, गोलू मोलू चिंटू मिंटू, बच्चे का नाम जो समझ में आया हम लोग रख देते हैं। अब तो कोई आधार नहीं रह गया। किंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो कुछ भी नामकरण किया गया है वो उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर हम इस अंग वर्ण को अनुस्वार कहते हैं तो इसका कारण यह है क्योंकि यह अंग वर्ण सदैव स्वर वर्ण श्रृंखला के बाद में आता है। अनुमाने होता है पीछे, स्वार का अर्थ होता है स्वर के, अर्थात स्वर के पीछे आता है अंग, इसलिए हम अंग वर्ण को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब पढ़ के देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए ऐ ओ औ, स्वर समाप्त, क्या स्वर समाप्त हो गए ना, उसके बाद क्या है? अंग, अर्थात स्वर के बाद में आता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनुस्वार। अच्छा इससे क्या कहता है? अगर ये अलग में पूछ लिया जाए, केवल ये अलग से आ जाए ये, तो इसे हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसे विसर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विसर्ग चिन्हों के साथ लिखा जाता है, इसलिए इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। देखिए ये जो अंगवर्ण है, अंगवर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है?
तो अंग का उच्चारण स्थान जानने से पहले हम जानते हैं इसके उच्चारण की स्थिति क्या है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि अंग वर्ण का उच्चारण किस वर्ण की भांति होता है, तो अंग वर्ण का जो उच्चारण होता है वो किसकी भांति होता है? मा वर्ण। ठीक है, इसमें अंग वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो निर्धारित होगा कैसे, वो उसके लिए आपको समझना होगा कि ये अंग वर्ण का जो उच्चारण होता है वो आधे मां की भांति होता है, और मां का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है नासिका। क्या होता है? नासिका। इसलिए इस अंग का भी उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? नासिका माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नासिका माना जाएगा। ये जो आहा वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण जो होता है वो आधे हा की भांति होता है, और हा का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? वो होता है भैया कंठ। अतः इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठ। ध्यान से समझिए आप, अंग और आह इन दोनों वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह। अंग वर्ण को हम कहते हैं अनुस्वार, और आह वर्ण को हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इस अंग वर्ण का जो उच्चारण होता है वो आधे मां की भांति होता है, और यह जो मां वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, इसलिए इस अंग वर्ण का भी उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाएगा। ठीक है, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का उच्चारण आधे हा की भांति होता है, और हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय वस्तु यह है कि आखिर इनको हम अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्या वजह इनके अयोगवाह कहने का? तो देखिए शब्द में ही छिपा है। मैंने आपसे बताया ना कि हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें नामकरण का आधार है, तो इसके भी नामकरण का आधार है। वास्तव में ये 3 वर्णों के योग से बना हुआ है, जिसमें एक है अ, दूसरा है योग, और तीसरा है वाह। क्या भैया? वाह है। आकार होता है बिना। आकार क्या होता है? बिना। या आकार होता है रहित। बिना या रहित होता है। ठीक है, योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ क्या होता है भैया? जोड़ होता है। और वाह का अर्थ होता है वहन होने वाला। वहन होने वाला। वहन होने वाला अर्थात बिना जुड़े वहन होने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। बिना जुड़े वहन होने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये जो अयोगवाह वर्ण है ये किनके साथ नहीं जुड़ते हैं? तो ध्यान रखना, यहां पे सबसे ज्यादा भ्रांतियां उत्पन्न होती है। अधिकांश यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा है, अधिकांश किताबों में भी मैंने देखा है, जो जनरली किताबें जैसे कि आपका लूसेंट है, यूनिक है ना, स्पीडी है, यूथ, अब बहुत ज्यादा इसके विषय में हमको नहीं कहना चाहिए, किंतु जो सत्य है आपको सत्य से परिचित होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, ये जो अंग और आह वर्ण है ये कभी भी किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? तो ये व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं। ये किसके साथ में जुड़ते हैं? तो केवल और केवल स्वर वर्णों के साथ ही जुड़ करके उच्चारित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां से जुड़े हुए विशेष तथ्य जो पेपरों में आते हैं, हम विशेष तथ्यों की तरफ चलते हैं। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, आगे चलते हैं। विशेष तथ्य समझते हैं, नोट करके आप लिखेंगे फटाफट। पहला इसमें अयोगवाह वर्ण अयोगवाह वर्ण व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्णों के साथ नहीं जुड़ते। नहीं जुड़ते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अयोग वाह वर्णों को किशोरीदास वाजपेयी ने
किशोरीदास वाजपेयी ने ना स्वर ना व्यंजन, ना स्वर ना व्यंजन कहा है, ना स्वर ना व्यंजन कहा है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखना है कि अयोगवाह वर्ण किसके साथ नहीं जुड़ते, तो व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते। ये किनके साथ जुड़ते हैं तो ध्यान में रखना, ये केवल और केवल स्वर वर्णों के साथ में जुड़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि अयोगवाह वर्णों को किसने ना स्वर ना व्यंजन कहा है, तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने अयोगवाह वर्णों को ना स्वर ना व्यंजन कहा है। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे की चीजें हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।